ध्यान दीजिए बच्चों। हमारा अगला टॉपिक है अकाउंटिंग रेशियोज को लेकर। सिंपल टॉपिक है। एग्जाम के अंदर बेटा इसके मार्क्स की वेटेज होती है 3 to 4 मार्क्स। एक क्वेश्चन बच्चे इसमें से आता ही आता है, लेकिन इसके मार्क्स की तरफ मत जाइएगा। इसकी इंपॉर्टेंस बेटा आप लोगों के थ्रू आउट कॉमर्स वर्किंग के अंदर आगे अप्लाई होती है। और स्पेशली बच्चे इन दिनों में जैसे आप लोगों को अपना प्रोजेक्ट भी रेडी करना होता है, तो उसमें भी अकाउंटिंग रेशियो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो क्या चीज है ये अकाउंटिंग रेशियो? देखो, सबसे पहले बच्चे इसके अंदर हम लोग ये पढ़ेंगे कि रेशियो क्या होता है। रेशियो का मतलब क्या होता है बेटा? अकाउंटिंग रेशियो से पहले हम लोग ये पढ़ते हैं कि रेशियो का मतलब क्या होता है। रेशियो रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स, जिसको हम अरिथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम लोग रेशियो बोल देते हैं। दो वैल्यूज के बीच में रिलेशनशिप है। जैसे अगर मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर करूं, तो दो पर्सन है, एक एक्स है एक वाई है। ये 2 लाख रुपए कमाता है, ये 1 लाख रुपए कमाता है। ठीक है। तो आप इसको क्या करते हो, रेशियो फॉर्म से दोनों को कंपेयर कर लेते हो कि एक्स जो है ना, एक्स जो है ये अर्न करता है डबल देन वाई। एक्स की अर्निंग वाई की अर्निंग से क्या है, डबल है। तो बेटा ये जो आपने कंपैरिजन करके ये लाइन कंक्लूड की है ना बेटा, ये रेशियो। इट मींस एक्स और वाई की अगर हम वैल्यूज का कंपैरिजन करें तो वो कंपैरिजन क्या है, 2:1। इसे हम लोग नाम देते हैं कि ये रेशियो है। ठीक है। हमारे चैप्टर का नाम रेशियो नहीं है, हमारा चैप्टर अकाउंटिंग रेशियो है। तो बेटा इससे इसका क्या मतलब है, तो थोड़ा सा पहले रेशियो के बारे में बात बताई कि दो फिगर्स के बीच में कंपैरिजन। ए रेशियो इज सिंपली वन नंबर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अनदर। जैसे आपने x को रिप्रेजेंट किया y के फॉर्म में, इट इज फाउंड बाय डिवाइडिंग एक को दूसरे से डिवीजन करके। जनरली जनरली एक को दूसरे से डिवीजन करके हम इससे रेशियो फॉर्म करते हैं। लेकिन जैसा हम लोग बात कर रहे थे बेटा, हमारे चैप्टर का नाम क्या है, अकाउंटिंग रेशियो। तो अकाउंटिंग रेशियो में कंपैरिजन करेंगे, डिवीजन करेंगे, लेकिन बस फर्क सिर्फ ये होगा कि वो जो दो वैल्यू होंगी ना, वो बेटा दो फाइनेंशियल वैल्यूज होंगी। मतलब हम लोग जब कंपैरिजन करेंगे तो दो कंपनी की करंट एसेट्स भी हो सकती हैं। कंपनी वन की एसेट्स को कंपनी टू के साथ कंपेयर करना, कंपनी वन की करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी को कंपनी टू के साथ कंपेयर करना। तो इस टाइप से जब हम लोग फाइनेंशियल टर्म्स को आपस में कंपेयर करने लगते हैं, उसे हम लोग नाम देते हैं अकाउंटिंग रेशियो। तो बेटा चैप्टर का जो नेम है ना, वो है अकाउंटिंग रेशियो। तो इसका मतलब इस चैप्टर में हम लोग करने क्या वाले हैं, कंपैरिजन करने वाले हैं। लेकिन कंपैरिजन किसका करने वाले हैं, दो फाइनेंशियल वैल्यूज का कंपैरिजन करने वाले हैं। सबसे पहले बेटा आपको चैप्टर का मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि चैप्टर है क्या चीज। तो ये बेटा आपके चैप्टर का नेम है अकाउंटिंग रेशियो। दूसरी बात, अब रेशियो को एक्सप्रेस कैसे करते हैं बेटा, आंसर आंसर लिखना कैसे है, पहले ये बात ध्यान देने वाली है। आंसर के लिखने के बेटा 4 तरीके होते हैं इस चैप्टर के अंदर। पहला सिंपल फॉर्म, इसको सिंपल फॉर्म कह लो, या इसको दूसरा नाम बेटा हम लोग देते हैं प्योर रेशियो फॉर्म। प्योर रेशियो फॉर्म। तो ये प्योर रेशियो कैसे प्रेजेंट की जाती है, ध्यान दीजिएगा। एक है रेट और टाइम्स के फॉर्म में, परसेंटेज की फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में। जैसे ए एक वैल्यू है 100, बी एक वैल्यू है 50। क्योंकि अभी बेटा फाइनेंशियल रेशियो तो हमने पढ़ी नहीं है, तो हम ए और बी के एग्जांपल्स को फॉलो कर लेते हैं। तो इट मींस आप देख रहे होगे कि ए जो है वो बी की वैल्यू से क्या है, डबल। तो बेटा जब मैं इन दोनों को सिंपल फॉर्म से प्रेजेंट करूंगा ना, तो इसकी रेशियो क्या बन जाएगी, 2:1। अगर मैं इसको टाइम्स फॉर्म में मेंशन करूंगा तो ए क्या है, 2 टाइम्स है किसका, बी का। परसेंटेज फॉर्म, ए जो है वो क्या है, 200% है, इंटू 100 कर देते हैं ना बेटा, तो वो परसेंटेज फॉर्म होती है। तो अगर मैं 100/50 इंटू 100 कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, 200%। फ्रैक्शन फॉर्म में लिखूंगा तो बेटा इसको स्टेटमेंट के तौर पे जैसा हम लोग मेंशन कर देते हैं, ए इज द डबल देन टू द बी। तो बेटा ये आपके आंसर प्रेजेंट करने के 4 वे होते हैं जिससे आप अपनी रेशियो को प्रेजेंट करते हो। अब कब किस रेशियो पे कौन सा प्रेजेंटेशन का वे फॉलो कर रहे हैं ना बेटा, ये आपकी अपनी मर्जी नहीं है, ये आपको रूल्स के अकॉर्डिंग याद रखना पड़ता है कि आपको अपनी किस रेशियो के लिए कौन सा फॉर्मेट प्रेजेंटेशन का आंसर देने का, कौन सा फॉर्मेट आपको चूज करना है। ये बच्चे आप लोगों को पता चलेगा जब आप आगे पढ़ेंगे।
ठीक है, रेशियोज के आंसर एक्सप्रेस करने के बेटा चार तरीके क्लियर हो जाते हैं हमें यहां तक। इससे आगे बढ़ते हैं बेटा, चार वे हैं ये। क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, टाइम सीरीज एनालिसिस, बेटा ये सिर्फ एक थियोरिटिकल पॉइंट है, एमसीक्यू के तौर पे यूज होता है। क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस क्या होता है? जब एक फर्म की रेशियो को, बेटा इसमें मेन वर्ड अंडरलाइन करूं तो कंपैरिजन कर रहा हूं, किसका कंपैरिजन कर रहा हूं? एक फर्म की रेशियो का, किसके साथ? दूसरी किसी फर्म के साथ। तो जब एक फर्म दूसरी फर्म के साथ कंपेयर होती है तो इट मींस वो क्या है? क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। ठीक है। जैसे क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस क्या है कि बच्चे के पेरेंट्स अपने बच्चे की परफॉर्मेंस को आपके मामा के बेटे से, चाचा के बेटे से, उनके साथ कंपेयर करते हैं ना, तो बेटा ये क्या चीज है? ये क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस है। शर्मा जी के बेटे से, वर्मा जी के बेटे से वो जो कंपैरिजन किया जाता है ना बेटा आप लोगों का, वो क्या है? क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस है। और अगर एक फर्म अपने पास्ट की रेशियोज के साथ कंपेयर करने लगे तो दैट इज कॉल्ड टाइम सीरीज एनालिसिस। ठीक है। तो बेटा ये कह सकते हो कि ये जो क्रॉस सेक्शनल कंपैरिजन था ना, ये दूसरी फैमिली के बच्चों के साथ कंपैरिजन है। और जो टाइम सीरीज एनालिसिस है ना, ये अपने छोटे बड़े भाई बहन, रियल वाले छोटे भाई बहन के साथ ही कंपैरिजन है। ठीक है। तो बस उसको नाम क्या दे दिया गया? टाइम सीरीज। यानी कि इस बार क्या है, फर्म तो एक ही है, फर्म एक ही है, ए फर्म, ये अपने लास्ट ईयर के डाटा को और फर्म अपने करंट ईयर के डाटा को जब आपस में कंपेयर करने लगे तो इट मींस वो कौन सा एनालिसिस है? उसे हम लोग नाम देते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस। और जब एक फर्म दूसरी फर्म को, फर्म ए किसको कंपेयर कर रही है? फर्म बी के साथ। अगर फर्म ए और फर्म बी का डाटा आपस में कंपैरिजन हो रहा है तो उसे हम लोग नाम देते हैं क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। तो आई थिंक होप सो बेटा आपको ये डाउट क्लियर होगा। ठीक है। तो इससे भी आगे बढ़ते हैं बेटा, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। बेंचमार्क, ये क्या होता है बेटा? बेटा बेंचमार्क पता है क्या है? बेंचमार्क है ना, एक बड़ी सिंपल सी चीज होती है। 80 मार्क्स का पेपर है बेटा हमारा अकाउंट्स का। पास होने के लिए हमें कितने चाहिए बेटा? पास होने के लिए हमें चाहिए 27 मार्क्स। ये क्या है? ये एक बेंच मार्क है। अब मेरे को ये बताओ कि अगर इतने मार्क्स आ गए तो हमारा पेपर तो क्लियर हो गया। अब उसके बाद जितने और ऊपर आते जाएंगे वो उतना ज्यादा बेटर है ना। तो ऐसे ही है ना, अकाउंटेंट्स ने क्या कर रखा है? अकाउंटेंट्स ने एक रेशो का बेंचमार्क सेटअप किया हुआ, बेंचमार्क। उस बेंचमार्क के अंदर वो लोग ये कहते हैं कि भाई हाँ, हर रेशो की वैल्यू कम से कम इतनी होनी चाहिए। जब हम दो अकाउंटिंग वैल्यूज को कंपेयर करेंगे ना, तो कंपेयर करने के बाद रिजल्ट इतना आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड ए बेंचमार्क। अगर उससे ज्यादा आ जाए तो और ज्यादा बेटर है। भाई नीचे नहीं जाना चाहिए। मतलब यूं कह सकते हो कि जब दो चीजों को आपस में कंपेयर किया जाता है ना, ये उनके पासिंग मार्क्स हैं जिसको नाम दिया गया बेंचमार्क का। अब ये बेंचमार्क बनते कैसे हैं, होते कितने हैं, ये तो जब हम कैलकुलेट करेंगे बेटा तब पढ़ेंगे। लेकिन ये बनते कैसे हैं? इन बेंचमार्क को बनाया जाता है कैसे? पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पर। भाई पिछले सालों में कंपनी क्या करती थी। जैसे आपके ब्रदर या सिस्टर जो आपसे बड़े हैं, उन्होंने एक बेंचमार्क सेटअप कर दिया। अब उन्होंने बेंचमार्क सेटअप कर दिया, भाई 12th के अंदर जब उन्होंने पेपर दिए थे, उन्होंने 95% स्कोर किया। तो आपकी फैमिली के लिए बेटा ये एक बेंचमार्क बन गया है कि जो बच्चा 95 से अब नीचे आ रहा है ना, उसको हर एक कोई अब ये तो पढ़ता ही नहीं है ना। अगर वो 95 से ऊपर चला जाएगा तो हाँ भाई, वो उसने इतना परफॉर्म किया था 95, ये 96 कर रहा है, तो इट मीन अब तो बढ़िया है ये। तो बेटा ये एक बेंचमार्क सेट होते हैं। और क्या ये सबकी फैमिली में सेम होंगे? आई थिंक नहीं, ये सबकी फैमिली में अलग अलग होगा। तो ये बेटा ये पास्ट रेशियोज के साथ कंपैरिजन कंपनी का भी ऐसा ही होता है। हर कंपनी अपने पिछले परफॉर्मेंस के साथ ये देखती है कि भाई हमने पिछले साल के कंपैरिजन में इंप्रूव किया है या नहीं किया। ठीक है। हमें अपना कंपैरिजन तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन बेटा कंपनी के केस में ये अच्छा कंपैरिजन माना जाता है कि किसी और से compete करने के बजाय कंपनी कहती है जी सबसे पहला कंपटीशन तो हमारे साथ ही है। और यही हमारे बच्चों में भी होना चाहिए कि बेटा किसी और से कंपटीशन करने से पहले पहले खुद से कंपटीशन करो। और ये चेक करो कि क्या आप जो कल जानते थे, आज आप एक क्लास कर रहे हो, क्या आप
जो कल जानते थे, आज आज के दिन के बाद क्या आप उससे ज्यादा जानते हो या उतना ही जानते हो? अगर बेटा हर दिन आपने अपनी नॉलेज में कुछ एडिशन नहीं किया, तो इट मींस बेटा कुछ नेगेटिव जा रहा है आपके रिजल्ट को लेकर। तो इसलिए बेटा डेली अपने आप से ये क्वेश्चन जरूर पूछो कि आज के दिन में हमने सीखा क्या। ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं बेटा। पास्ट रेशियोज बेंचमार्क होते हैं, रेशियो ऑफ सिमिलर फर्म और इंडस्ट्री। कई बार क्या होता है, सिमिलर फर्म और इंडस्ट्री का एक स्टैंडर्ड सेटअप हो जाता है, इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड सेटअप हो जाता है। इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड किस तरीके का? भाई स्टील इंडस्ट्री वाले हैं, उन्होंने अपना एक स्टैंडर्ड बना दिया। भाई अगर 10 लाख रुपए का बिजनेस शुरू करोगे ना, 20% तो कमाई होएगी होएगी। अब सबने 20% कमाई की है, 10 लाख लगा के हर कोई 2 लाख कमा रहा है। तो इट मीन्स क्या हो गया, ये एक स्टैंडर्ड सेट हो गया कि इस बिजनेस के अंदर इतनी कमाई होती है। क्या हर एक की 2 लाख भी होती होगी? बेटा ये एक एवरेज बेसिस स्टैंडर्ड होता है, करेक्ट तो नहीं होता कि हर बिजनेसमैन इतना कमा रहा है, कोई ज्यादा भी कमाता है कोई कम भी कमाता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड एवरेज रेट बेसिस पे सेटअप कर दिया जाता है कंपैरिजन करने के लिए परफॉर्मेंस को। इसके बाद अगर हम लोग देखें रूल, थंब रूल। थंब रूल क्या होता है बेटा? ये वो रूल होते हैं जो आप अपनी बुक्स में पढ़ते हो, आप बुक्स में जो पढ़ते हो ये वो होते हैं। जैसे थंब रूल क्या है कि एक बच्चा +2 का अकाउंट्स का पेपर देगा तो 80 में से उसको कितने चाहिए? 27 चाहिए। ये थंब रूल है। क्यों थंब रूल है? क्योंकि प्रिस्क्राइब्ड बाय द कन्वेंशन। सीबीएसई ने अपनी कन्वेंशन बना रखी है। सीबीएसई कहती है भी मेरे को 1/3 तो परफॉर्मेंस चाहिए ही चाहिए, 1/3 परफॉर्मेंस चाहिए चाहिए हमें। भाई जब 100 नंबर का पेपर ले रहे थे तब हमें 33 चाहिए ही चाहिए थे। अब ये जो कन्वेंशन होती है ना बेटा, हर जगह सेम नहीं होती कन्वेंशन। जैसे अब कोई बच्चा सीए का पेपर देने लग जाए, तो सीए के पेपर में वो लोग ये बोलते हैं जी हमारा थंब रूल अलग है। आपके सीबीएसई वाले 80 में से 27 पे पास करते हैं, 100 में से 33 पे पास करते हैं, लेकिन सीए वाले कहते हैं हम 100 में से 50 पे पास करते हैं। तो अब आप ये थोड़ा ना कहोगे भाई हाँ भाई सीबीएसई वाले 33 पे करते हैं तो सीए वाले भी 33 पे करो। कहते हैं नहीं जी हमारा रूल अलग है। तो ये थंब रूल जो होता है ना, ये जिस इंस्टीट्यूट के लिए आप पढ़ रहे होते हो बेटा उनके अपने प्रोविजंस होते हैं। तो ऐसे ही ये जो रेशियो का कंसेप्ट है, तो जो रेशियो बनाने वाली कमेटी थी ना, उन्होंने खुद ही इनके स्टैंडर्ड सेटअप कर रखे हैं। तो जैसे बेटा एक रेशियो का मैं नाम आप लोगों के साथ ले रहा हूं। एक रेशियो हम लोग पढ़ते हैं करंट रेशियो, आप पढ़ोगे बेटा आगे। उस रेशियो का बेंचमार्क है 2:1। तो यानी कि वो रेशियो ये कहती है कि भाई हमारी ये जो वैल्यू है ना वो 2:1 होनी चाहिए। अगर इससे ऊपर हो जाए तो बेटर है, इससे नीचे होगी तो परफॉर्मेंस खराब मानी जाएगी। अब ये 2:1 कहाँ से आया? ये बेटा रेशियो कमेटी की तरफ से डिसाइड किया गया। जिन अकाउंटेंट्स ने रेशियो के लिए सारा काम किया, फॉर्मूले सेटअप किया, आपको एक वर्किंग पूरी सेट करके दी कि इससे आप अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को स्टडी कर सकते हैं, उन्होंने इनके कुछ बेंचमार्क से सेटअप कर दिए। तो उन्हें हम लोग नाम देते हैं थंब रूल्स। क्लियर बच्चे? तो ये है रेशियो को पढ़ना कैसे। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, जब हम रेशियो के बारे में पढ़ते हैं ना बेटा, इसमें बहुत सारी रेशियोज आती हैं। उनके नेम क्या क्या है? करंट रेशियो, क्विक रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट्स रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेट्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। और बेटा जैसे जैसे मैं नेम लेता जा रहा हूं आपके माइंड में भी यही सब चल रहा होगा जो आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, कि सब कुछ घूमने लग गया, अरे ये क्या बोलते जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा, सब घूमता ही जा रहा है ना? तो बेटा पिक्चर ऐसे ही क्रिएट हो जाती है जब इतने सारे नेम सुनने को मिलते हैं और हमें पता कुछ भी नहीं चल रहा कि ये हो क्या रहा है क्वेश्चंस के अंदर, है ना? तो बेटा इन चीजों को है ना अकाउंटेंट्स ने भी समझा। उन्होंने कहा कि अगर हम ऐसे करके बच्चों को लिस्ट दे देंगे ना कि बेटा फॉर्मूला नंबर 1 2 3 4 ये सारे याद करो, तो उनके माइंड की भी हालत यही हो जाएगी जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे हो रही है। तो उन्होंने क्या किया, इन सारी की सारी रेशियोज को प्रॉपर कैटेगरीज में सेट कर दिया। तो कैटेगरी बनाना क्यों जरूरी था वो आपको इस वक्त स्क्रीन पर विजिबल होगा। तो कैटेगरी क्यों बनाई गई? इस रीजन से कि फॉर्मूले मिक्स ना हो।
हर एक टाइप की कैटेगरी अलग अलग कर दी गई। जैसे एक कैटेगरी का नाम रखा गया लिक्विडिटी। इसके अंदर दो रेशो आती हैं। ये क्या करती है, ये कंपनी की पेइंग कैपेसिटी को स्टडी करती है कि कंपनी अपने पैसे पे कर सकती है या नहीं कर सकती। पेइंग कैपेसिटी चेक करने के लिए लिक्विडिटी रेशियो है। सोल्वेंसी रेशियो ये भी किस लिए है बेटा, ये भी इसीलिए है। ये भी ये बताती है कि पर्सन कंपनी की पेइंग कैपेसिटी के बारे में जजमेंट करनी है, सोल्वेंसी रेशियो। इसमें ये रेशियोज आती हैं, ये भी आती हैं। अलग अलग बेटा दो बॉक्स इसलिए बनाए हैं, एक बॉक्स के अंदर जगह कम पड़ रही थी, सेटिंग सही नहीं हो रही थी। अदरवाइज ये मत समझना है कि दो रूल है इसके अंदर। सोल्वेंसी के अंदर ये सारी रेशियोज हैं। रेशियो नंबर मैं नंबर डाल देता हूं 1, ये रेशियो नंबर 2, ये रेशियो नंबर 3, ये रेशियो नंबर 4 और ये रेशियो नंबर 5। ठीक है, इसमें दो रेशियो होती हैं, 1, 2 और तीसरी एक और होती है बेटा, वो हम आगे लिख देते हैं, यहाँ नहीं लिखते क्योंकि वो रेशियो होती ही नहीं है। ठीक है, लो जी इसको कट ही कर देता हूँ बेटा मैं। समझाना पड़ता है, एक पॉइंट होता है बेटा, वो डिस्कस कर देंगे आगे। अच्छा मैं कुछ गलत कर गया क्या? हाँ जी बिल्कुल, बच्चे कह रहे हैं कि भाई हाँ सर ये आपने क्या लिख दिया, ये पेइंग कैपेसिटी बताता है और ये भी पेइंग कैपेसिटी बताता है। हाँ बेटा दोनों यही काम करते हैं, फिर एक ही कर दो ना, दो दो करने की क्या जरूरत है। बेटा ये पेइंग कैपेसिटी ये बताता है कि कोई बिजनेस एक साल के अंदर अंदर लोगों के पैसे दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, तो लिक्विडिटी चेक करो। अगर बिजनेस एक साल के अंदर दे पाएगा या नहीं, ये तो लिक्विडिटी से पता चलता है। एक साल के बाद भी पे कर पाएगा या नहीं पे कर पाएगा, वो सोल्वेंसी बताता है। अब यहां बच्चों को ये डिसीजन लेना पड़ता है कि कब कौन सी रेशियो को चेक करें। मान लो कोई पर्सन आपको ये कहता है जी हमें माल उधार दे दो, हमें गुड्स उधार दे दो। ठीक है, तो जब गुड्स को उधार देने की बात आती है, गुड्स को क्रेडिट बेसिस पे बेचने की बात आती है, तो आपको क्या देखना होता है कि इसके पैसे हमें कितने टाइम में लेने हैं, 2 महीने में, 3 महीने में। तो आप उस पर्सन को ये बोलोगे ऐसा कर भैया, मैं तेरे को माल तो उधार दे दूंगा, गुड्स उधार दे दूंगा, लेकिन मेरे को अपनी बैलेंस शीट दिखा, मैं तेरी लिक्विडिटी की रेशियो देखूंगा, अगर वो रेशियो ठीक ठाक हुई तो मैं तुम्हें माल उधार दूंगा। लेकिन अगर तुम्हारी लिक्विडिटी की रेशियो सही नहीं है, जो कि मैं आपको पढ़ना भी सिखाऊंगा, तो आप उसको पैसा उधार सॉरी माल उधार नहीं दें। सोल्वेंसी, जब आप कल को बैंक के अंदर मैनेजर बन के बैठ जाओगे तो लोग आपसे क्या करेंगे, बैंक से आपके बैंक से लोन लेने आएंगे। अब क्या वो लोन की पेमेंट आपको एक साल के अंदर दे देंगे? आई थिंक नहीं दे पाएंगे। तो लोन तो क्या होता है बेटा, कई कई साल चलता रहता है। तो आप उन लोगों की बैलेंस शीट मैनेजर बनने के बाद आप उनकी बैलेंस शीट में कौन सी रेशियोज देखोगे? सॉल्वेंसी। क्योंकि ये रेशियो ये बताएगी कि उसका बिजनेस एक साल के बाद पैसा चुकाने के कैपेबिलिटी में है या नहीं है। अगर उसकी कैपेसिटी है तो आप उसको लोन देना, नहीं तो मत देना बेटा, नहीं तो आपका बैंक का नुकसान हो जाएगा भाई। ये स्टडी करनी पड़ती है बेटा, यही होता है प्रैक्टिकल लाइफ में भी। आप अपने पेरेंट्स से भी पूछिएगा, जब उन्होंने बैंक से लोन लेना होगा ना, अगर उन्होंने कभी लिया होगा तो उनको बैंक में बेटा स्टेटमेंट सबमिट करवानी पड़ती है आपने। ठीक है, एक्टिविटी रेशियोज, एक्टिविटी ये देखती है कि हमारे बिजनेस के अंदर कैपिटल की रोटेशन कैसे हुई, कि पैसा रोटेट कितनी स्पीड से हो रहा है, रोटेशन, रोटेशन ऑफ मनी इन द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो रोटेशन कैसे पता चलती है, उसकी फिर से कई रेशियोज होती हैं। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, और एक और भी होती है ना वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, और एक और होती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ये कहती है जी बिजनेस में माल बेच के पैसा आया था, रेवेन्यू, माल बेचा था, सेल करी थी, 100 रुपए मिले थे, 80 रुपीज तो सामान में ही लग गए, 2 रुपए किराए भाड़े में लग गए, 3 रुपए एडवर्टाइजमेंट में लग गए, 2 रुपए लोन का इंटरेस्ट देने में लग गए, 1 रुपया टैक्स देने में लग गया। तो हमारे पास से कितने पैसे खर्च हो चुके हैं वेरियस एक्टिविटीज के ऊपर। अगर मैं इन सबको परसेंटेज की फॉर्म में स्टडी करने लगूं तो 80% पैसा तो मेरा माल में लग गया, और उसके बाद 2% पैसा मेरा यहां लग गया, 3% पैसा यहां लग गया, 2% यहां लग गया, 1% यहां लग गया। तो ये सारा लगने के बाद ही मेरे पास पैसे बचे ना।
तो किस किस चीज पर कितना कितना मैंने सेल्स का पैसा खर्च किया, इन सारी चीजों की मेजरमेंट हम लोग करते हैं। रेशियो नंबर 1, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स रेशियो। ठीक है बेटा, ये 5 रेशियो इस कैटेगरी के अंदर होती हैं, 2 इसमें होती हैं, 1, 2, 3, 4, और ये 5 बेटा इस कैटेगरी के अंदर होती हैं। बेटा ये आपके चैप्टर का वर्क है। और अभी आज की क्लास में बेटा, इस क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये डिस्कस करेंगे लिक्विडिटी रेशियोज। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कैटेगरी वाइज क्लियर है हमें? ठीक है, ध्यान देंगे बच्चे। ध्यान दीजिएगा भाई। नेक्स्ट, करंट रेशियो। तो बेटा पहली रेशियो की कैटेगरी हम लोगों ने शुरू की है लिक्विडिटी रेशियो में। इसका नाम है करंट रेशियो, या इसका दूसरा नाम होता है वर्किंग कैपिटल रेशियो। ध्यान दीजिएगा बेटा, करंट रेशियो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। लेकिन बच्चों के लिए बेटा इतना सिंपल रहता नहीं है, उनको बड़ी प्रॉब्लम आती है। छोटी सी एक बात ध्यान देने वाली है कि जब मैं बोलूँ ना करंट रेशियो, तो करंट एसेट को डिवाइड करना है करंट लायबिलिटी से। और जब मैं बोलूं वर्किंग कैपिटल, तो करंट एसेट को डिवाइड नहीं करना, फिर माइनस करना। अगर माइनस करोगे तो वो वर्किंग कैपिटल होएगी, डिवाइड करोगे तो वो करंट रेशियो होएगी। दोनों बातों में फर्क समझ में आ रहा है बच्चे? तो वर्किंग कैपिटल कब होती है और करंट रेशियो डिवीजन के टाइम पे होती है। यानी कि अगर सिर्फ यहां मैं डॉट लगा दूं ना ऊपर और नीचे इस पॉइंट के ऊपर, तो बेटा ये क्या बन जाएगी? करंट रेशियो। इसे वर्किंग कैपिटल रेशियो भी बोलते हैं बेटा। रेशियो जो होती है ना, वो हमेशा दो चीजों का कंपैरिजन होती है। उनमें एक कौन है? करंट एसेट, और दूसरी क्या है? करंट लायबिलिटी। और जब डिफरेंस आप निकालने लगोगे बेटा, वो बन जाएगी वर्किंग कैपिटल। उसको रेशियो शब्द नहीं बोलते। ठीक है। अब बच्चों की प्रॉब्लम ये होती है कि उनको ये लगता है कि सर ना तो हमें ये पता करंट एसेट्स क्या होती है, ना ये पता कि करंट लायबिलिटी क्या होती है। तो बेटा मैं यहाँ कहूंगा कि आपको चैप्टर 1 अपने सिलेबस का बैलेंस शीट वाला वो जरूर पढ़ना पड़ेगा। और अगर आपने वो नहीं पढ़ा है, तो बेटा आपको थोड़ा ध्यान और ज्यादा देना पड़ेगा। जैसे देखो, मैंने इसके अंदर पॉइंट सारे इकट्ठे कर दिए कि अगर आप फर्स्ट चैप्टर नहीं भी करके आए हैं तो भी आपको प्रॉब्लम ना आए। इसमें आती है करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्वलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और अदर करंट एसेट्स। अब बच्चे अगर आप इसको याद करोगे ना, तो आपको 2 in 1 बेनिफिट मिलेगा। आपका बैलेंस शीट के भी 4 नंबर बन जाएंगे और रेशियो के तो नंबर बनेंगे बनेंगे। तो बेटा ये डबल बेनिफिट देगा आपको। अब हमें ये नहीं पता कि करंट इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं। करंट इन्वेस्टमेंट्स बोलो, या फिर बेटा इनका एक और नाम भी होता है ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, या फिर इनका एक और नाम भी होता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज। बेटा कोई भी नेम आपको मिल जाए, समझ जाना करंट इन्वेस्टमेंट्स है। अब ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स बोला है बेटा, ये ध्यान दे लेना। कल को नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स आ जाए, वो मत इंक्लूड कर देना बेटा, वो नॉन करंट होती हैं, वो करंट नहीं होती। इन्वेंट्री, ठीक है बेटा, इसको हटाना पड़ेगा आई थिंक, नहीं तो आपको ये वर्ड्स क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, तो um, एक मिनट रुकिए बच्चे। ठीक है, लीजिए। इन्वेंट्री में क्या क्या इंक्लूड होता है? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, लूज टूल्स, गुड्स इन ट्रांजिट। जो माल रास्ते में होता है बेटा, वो भी इन्वेंट्री का पार्ट होता है। सब कुछ क्या है? इन्वेंट्री है। ठीक है। और ट्रेड रिसीवेबल में क्या होता है? डेटर्स और बीआर। नेक्स्ट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या होता है? कैश, बैंक, चेक, ड्राफ्ट्स, ये सारे होते हैं। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में क्या होता है? वो सारी चीजें जो हमने एडवांस में लोन दिए हैं, जिसको हम वापस कैश में कन्वर्ट कर लेंगे।
अदर करंट एसेट क्या होती हैं? प्रीपेड एक्सपेंस होते हैं, एक्रूड इनकम होती है, एडवांस टैक्स पेड होता है, ये सब हमारी करंट एसेट्स हैं। लेकिन बेटा जब आप रेशो पढ़ने लगोगे ना, तो एक चीज ध्यान रखना बेटा, इस पूरी स्क्रीन पे, अब देखो सारी आइटम्स के नेम इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर है। फटाफट से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको करंट एसेट्स के नाम का झंझट खत्म। मैं 1 मिनट और रुकना, मैं यहाँ पर वो भी लिख देता हूं जो मैंने इरेज कर दी है। करंट इन्वेस्टमेंट्स बोलो, या फिर मार्केटेबल सिक्योरिटीज बोलो, या फिर इसको ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स बोलो। ठीक है, तो बेटा अब ले लीजिए ये स्क्रीनशॉट, इससे क्या हो गया, आपको करंट एसेट्स के सारे नेम पता लग जाएंगे। ठीक है, अब करंट एसेट्स पता लग गई, क्योंकि इन्हीं को तो डिवाइड करना है ना हमने करंट लाइबिलिटी से। तो बेटा एक छोटी सी चीज और भी ध्यान देना फिर इसमें, जब आप इन्वेंट्री वर्ड देख रहे हो ना बेटा, तो जब बैलेंस शीट वाला टॉपिक करोगे तो लूज टूल्स को इन्वेंट्री का पार्ट यानी कि करंट एसेट का पार्ट बोलना है कि दे आर करंट एसेट्स। लेकिन जब रेशियो निकालोगे ना बेटा, ये कट है, रेशियो की लिस्ट में हम लूज टूल्स को इन्वेंट्री का पार्ट नहीं मानते बेटा, ये नॉन करंट एसेट माना जाता है। अब ये क्यों माना जाता है? क्योंकि कंपनी एक्ट 2013 आने के बाद लूज टूल्स को तो करंट एसेट में तो जगह मिल गई, लेकिन आज तक वो रेशियो के चैप्टर के अंदर जगह नहीं बना पाया, क्योंकि रेशियो तो बेटा जब से अकाउंट्स है तब से आ ही रहा है। बैलेंस शीट को चेंज किया गया, लूज टूल की पोजीशन बदल दी गई, लेकिन बैलेंस शीट में आज भी बच्चे उसको एक नॉन करंट एसेट्स की तरह ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जब तक बेटा अकाउंटेंट्स की तरफ से, हमारा सीए इंस्टीट्यूट की तरफ से एक फाइनल रिकमेंडेशन इसे चेंज करने की नहीं आती, तब तक लूज टूल्स को करंट एसेट्स में नहीं बोलना रेशियो के चैप्टर में। ठीक है, तो बेटा ये एक प्रॉब्लम पॉइंट है, याद रखना पड़ेगा आपको। करंट लाइबिलिटी ये क्या होती है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये सारी होती हैं बेटा। बैलेंस शीट आपको याद करनी पड़ेगी बेटा, वहां नहीं करोगे तो यहां कर लोगे, एक जगह कर लोगे तो बेटा दोनों जगह फायदा मिलेगा। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, या कोई भी ऐसी पेमेंट जो आपको विद इन 12 मंथ्स पे करनी है, दे ऑल आर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। जैसे डिवेंचर्स हैं, उनका लास्ट ईयर है, इस साल पे करना है, तो जिस ईयर में पे करना होगा ना, 12 महीने से कम रह जाए, तो हम उनको नाम क्या दे देंगे? शॉर्ट टर्म बोरोइंग, यानी कि करंट लाइबिलिटी। ट्रेड पेबल, इसमें दो चीजें आती हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। अदर करंट लाइबिलिटी, इनके अंदर क्या क्या चीजें आ जाएंगी? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो पे करने बाकी हो, अनपेड या अनक्लेम्ड डिविडेंड, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, और लास्ट क्या है? कॉल्स इन एडवांस। तो ये सारी की सारी चीजें बेटा कौन सी हैं? आपको बेटा स्पेसिफिक कैटेगरी याद नहीं रखनी इस चैप्टर में, यहां आपको सिर्फ इतना चाहिए कि करंट लाइबिलिटी है या नहीं है। लेकिन बेटा मैं चाहता हूं कि आपके दोनों चैप्टर एक साथ हो जाएं, तो आप अपना इन नोट्स को रेडी करके चैप्टर 1 भी कर जाओगे, और ये वाला टॉपिक भी हो जाएगा। चैप्टर 1 में आपसे वो यूं पूछेगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस किस कैटेगरी में आता है? अदर करंट लाइबिलिटी। मेन हेडिंग कौन है? करंट लाइबिलिटी। लो जी, पॉइंट कवर। सन्ड्री क्रेडिटर कहाँ आता है? आप बोलोगे सर ट्रेड पेबल में आता है, और वो किसके अंदर आता है? करंट लाइबिलिटी के अंदर आता है। तो बेटा ये लीजिए भाई, ये पॉइंट भी आपका पूरा हो गया। और नेक्स्ट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है बेटा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। इसमें क्या क्या आता है? प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। बेटा यहां पर भी एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आएगा ना, तो बेटा इसको डेटर्स में से माइनस करके दिखाना है रेशियो के चैप्टर में। डेटर्स में से माइनस करना है, क्योंकि बेटा मैंने नोट्स इस वे में बना रखे हैं कि बच्चों को पहले हेडिंग्स के बारे में क्लियर हो, छोटी छोटी बातें आपको अलग से याद रखनी पड़ती हैं। कॉल्स इन एडवांस को बेटा मैंने हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा बच्चे भूल जाते हैं और पेपर में बहुत ज्यादा आता है। दो बातें याद रखनी है बेटा, एक करंट एसेट में, एक करंट लाइबिलिटी में। लूज टूल्स करंट एसेट में नहीं होते। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजन की बजाय डेटर्स में से माइनस करना है हमें रेशियो निकालते हुए,
क्योंकि रेशियो बेटा पुराने तरीके से ही निकल रही हैं। तो +1 में भी आपको याद होगा कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को अब डेटर्स में से लेस ही करते थे। तो ये थोड़ा सा एक प्रेजेंटेशन का इशू है, तो इसको हैंडल करिएगा। लीजिए बेटा, करंट रेशियो गई क्योंकि हमें करंट एसेट्स भी पता लग गई और करंट लाइबिलिटी भी। अब एक बार बेटा मेहनत कर ली ना, तो अब रिलैक्स्ड। क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, लिक्विड रेशियो, कोई भी पूछूं एक ही बात है। फॉर्मूला होता है इसका, क्विक एसिड्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। अब देखो बेटा, फायदा है ना, आपको दिख रहा होगा करंट लाइबिलिटी। अब आप करंट लाइबिलिटी अभी अभी याद करके आए हो, तो अब सिर्फ एक चीज समझने, काम खत्म, एक कैटेगरी खत्म, 25% चैप्टर खत्म। 4 कैटेगरी है, एक कैटेगरी पूरी, तो 25% चैप्टर होगा। क्विक एसेट्स कैसे निकाली जाती हैं? क्विक एसेट्स का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस माइनस एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स पेड जो हमारा, वो भी बेटा प्रीपेड ही है, लेकिन नेम अलग लिखा जाता है, तो आप भी लिख लो उसको। करंट एसेट्स निकाल के, जो कि अब हमें पता है ना, हमने अभी अभी पढ़ी करंट एसेट्स, उसमें से इन्वेंट्री को भी निकाल दो, प्रीपेड एक्सपेंस को भी निकाल दो, एडवांस टैक्स को भी निकाल दो, तो जो बच जाएगा वो होती है क्विक एसेट्स। तो करंट एसेट और क्विक एसेट्स में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस क्या होता है बेटा? जो बाहर वाला ये पोर्शन रह गया, यही तो करंट एसेट और क्विक एसेट में डिफरेंस है। ये तीनों ही तो डिफरेंस है, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस टैक्स। करंट रेशियो का बेंचमार्क है 2:1, यानी कि करंट रेशियो पास होने के लिए स्टैंडर्ड क्या है? 2:1। क्विक रेशियो का स्टैंडर्ड है 1:1। अगर किसी बिजनेस की करंट रेशियो 2:1 से नीचे हो, तो ऐसे बिजनेस को उधार नहीं देना चाहिए। क्विक रेशियो 1:1 से नीचे हो तो उसको भी उधार नहीं देना चाहिए। बस ये करंट रेशियो ये बताती है कि 1 साल तक का उधार देना चाहिए या नहीं, यानी कि ये 12 मंथ्स के रिगार्डिंग बताता है। और क्विक रेशियो जो होता है बेटा, ये स्टैंडर्ड 90 डेज के लिए माना गया है, कि बहुत छोटे टाइम का उधार देना है तो क्विक रेशियो देखो। क्लियर? और लास्ट, प्रैक्टिस। बेटा अब आप अपने क्वेश्चंस 1 से लेकर 23 तक, इलस्ट्रेशन अनसोल्ड्स, बेटा इनको प्रैक्टिस करिए। कुछ क्वेश्चंस जो बच्चे मुझे डाउट भेजते हैं बेटा, मैं उनके क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, उनका वीडियो भी डला हुआ है आप लोगों के पास, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस जो और आप लोग करोगे, आप लोगों के नहीं सॉल्व हो, आप क्वेश्चन नंबर या पिक्चर्स वगैरह सेंड कर दीजिए बेटा, उनके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी आपको वीडियो में शेयर कर दिए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद बेटा हमारी अगली कैटेगरी शुरू होती है, सोल्वेंसी रेशियो, जो कि हम आज नहीं करेंगे। आज का टॉपिक हमारा सिर्फ करंट और क्विक रेशियो तक का था। तो होप सो कि आप लोगों को बेटा ये पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपका कोई भी और डाउट है तो बेटा आप कमेंट्स कर सकते हो, ठीक है।